हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है। तो बच्चों, आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनिमल बिहेवियर के बारे में। बेटा, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हम सभी के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एनिमल बिहेवियर से भी हमसे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये वाला जो चैप्टर है वो बहुत ध्यान से समझना है, और साथ साथ आप इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने के बाद जो भी आपके क्वेश्चंस इस पर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को भी आप लगाएंगे, और मुझे विश्वास है कि आप इसको पूरा कर लेंगे, मेरे साथ पूरी नोट्स बना लेंगे और समझेंगे बात को। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत होने की कोई भी चांसेस नहीं होंगे। सारे क्वेश्चन बहुत आराम से आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल बिहेवियर के बारे में। एनिमल बिहेवियर का मतलब क्या होता है? बिहेवियर का मतलब क्या होता है? बिहेवियर का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी अपने आसपास किसी भी तरह का कोई चेंज होता है, हमारे आसपास किसी भी तरह का हमारे इन्वायरमेंट में कोई स्टिमुलस आता है, तो हम उस स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं। अगर हम किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जैसे किसी ने हमें टच कर दिया, कोई लाइट का स्टिमुलस है, कोई टेम्परेचर का स्टिमुलस है, या किसी भी तरह का कोई स्टिमुलस है, जैसे आप मेरी बात को सुन रहे हैं, तो आप उस पर रिस्पॉन्स अगर कर रहे हैं तो यही प्रोसेस कहलाता है बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब कि किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना। अब इस पे बहुत सारी डिटेल स्टडी हुई है, बिहेवियर कैसे कैसे हो सकते हैं, बिहेवियर कितने टाइप्स के होते हैं। बहुत सारे बिहेवियर्स हमें अपने जन्म से ही मिलते हैं, तो बहुत सारे बिहेवियर्स हम पैदा होने के बाद जब इन्वायरमेंट में आते हैं, इस इन्वायरमेंट में हम धीरे धीरे लर्न करते हैं, सीखते हैं, तो सीखने से बहुत सारे रिस्पॉन्सेज हमारे अंदर जनरेट होते हैं, ऐसे बिहेवियर भी आते हैं हमारे अंदर। उन सारी बातों के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, आराम से मज़े से पढ़ना है और साथ साथ नोट्स बनाते जाना है। ठीक है, तो बोर्ड पे मैं लिख कर आप लोगों को पढ़ाता हूँ। आप सभी को पता है, आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर उत्सुक भी रहते हैं कि सर आप लिख कर पढ़ाते हैं जिससे हमारी नोट्स पूरी बन जाती है। तो बहुत अच्छी बात है, आप सभी लोग इतना ज़्यादा मोटिवेटेड हैं इस बात से। तो सबसे पहली बात कि बिहेवियर होता क्या है, यानी हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? हम हिंदी में इसको बोलते हैं व्यवहार, जंतु व्यवहार बोलते हैं, है ना। तो बिहेवियर है क्या? तो सबसे पहली बात तो यही आप लिख लो कि बिहेवियर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी। जो मैंने अभी आपको बताया वही मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। तो बिहेवियर क्या है आप लिख सकते हैं। बिहेवियर क्या है लिख सकते हैं। बिहेवियर कैन बी डिफाइंड एज behavior can be defined as the way, W-A-Y, एक तरीका है, the way an organism responds to the way an organism responds to stimuli in its environment मतलब बेटा क्या कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में जिस तरीके से किसी स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स करेगा, किसी भी स्टिमुलस पर वो क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा। किसी भी उद्दीपन पर वो व्यवहार करेगा या उस उद्दीपन पर वो अनुक्रिया व्यक्त करेगा, उसी तरीके को हम बोलेंगे उसका बिहेवियर। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है कि बिहेवियर कैन बी डिफाइंड एज द वे एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड्स टू स्टिमुलाई इन इट्स इन्वायरमेंट। बात समझ में आ गई ना कि पर्यावरण में जितने भी उद्दीपन हैं उन उद्दीपनों के प्रति किस तरह से कोई जीव व्यवहार करेगा या उस पर अनुक्रिया व्यक्त करेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? उसका व्यवहार कहते हैं। ठीक है ना। पर्यावरण में जितने बहुत तरह के उद्दीपन हैं तो उन उद्दीपनों के लिए हम किस प्रकार से उस पर रिएक्ट करेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे? हमारा बिहेवियर बोलेंगे। ठीक है ना। एक और चीज़ हम कह सकते हैं कि रिएक्शन टू एनी स्टिमुलाई
रिएक्शन टू, नोट करेंगे, रिएक्शन टू एनी स्टिमुलाई आइदर एक्सटर्नल OR इंटरनल, कोई भी यहाँ पर स्टिमुलस है जो कि बाहर से हमें मिल रहा है या अंदर से मिल रहा है, उसके लिए जो हमने रिएक्शन किया यही क्या है, इज़ बिहेवियर। इसी को हम क्या बोलते हैं, बिहेवियर बोलते हैं, बिहेवियर। ये भी नोट कर लीजिए, रिएक्शन टू एनी स्टिमुलाई आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल इज़ बिहेवियर। किसी भी बाह्य या आंतरिक उद्दीपन के लिए हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उस पर किस तरह से अनुक्रिया करते हैं, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, बिहेवियर कह रहे हैं हमारा, ठीक है ना। किसी भी आंतरिक या बाहरी उद्दीपन के लिए हम जिस तरह से कोई भी जीव जो है वो अनुक्रिया करेगा, वही उसका क्या है, बिहेवियर है, ठीक है। एनिमल बिहेवियर की स्टडी को हम ईथोलॉजी कहते हैं, तो ये भी बात आप नोट करें। ईथोलॉजी क्या होती है, ईथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, ठीक है ना। अक्सर ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि मानव जंतु व्यवहार या जंतु व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ईथोलॉजी। स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, ईथोलॉजी। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप मार्क कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो ये ईथोलॉजी क्या है, ईथोलॉजी आजकल बहुत एक रेसेंट ब्रांच है। एक पॉइंट लिखें कि ईथोलॉजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट recent ब्रांच, नोट करें, ईथोलॉजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट ब्रांच ऑफ जूलॉजी, मतलब जंतु विज्ञान की एक सबसे नवीनतम, अभी हाल ही में एक डेवलप ब्रांच है, मतलब इस पर काफ़ी ज़्यादा स्टडी हुई है, तो ये बहुत पुरानी ब्रांच नहीं है, मोस्ट रीसेंट ब्रांच है। ये चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो, क्या चीज़, ईथोलॉजी, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया आप लोगों का, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके आगे बढ़ेंगे और थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मैं इसको, आपने लिख लिया होगा, मिटा दे रहे हैं हम इसको। थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करेंगे कि इसमें क्या क्या पहले कैसे कैसे स्टडी हुई है, कौन कौन से टाइप के बिहेवियर के बारे में स्टडी हुई है, कौन सी बुक्स लिखी गई हैं इसके बारे में, कौन से साइंटिस्ट हैं या ईथोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम हमें जानना चाहिए, फादर ऑफ ईथोलॉजी की भी बात की जाएगी। उसके बाद फिर बिहेवियर के टाइप्स को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप हिस्ट्री की बात करो, इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ, ये देखिएगा। तो अगर आप हिस्ट्री की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। देखिए, ईथोलॉजी 2 वर्ड से बना हुआ है। ईथोलॉजी वर्ड जो है, ये शब्द जो है, ये दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, डेराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, ठीक है। 2 ग्रीक भाषा के शब्दों से ईथोलॉजी मिलकर बना हुआ है। एक तो है ईथोस और एक है लोगस, ठीक है ना। 2 शब्द कौन कौन से, ईथोस और लोगस। ईथोस का मतलब होता है हैबिट, यानी किसी का हैबिट, और लोगस का मतलब होता है स्टडी करना, ठीक है ना, किसी की हैबिट की स्टडी करना। ईथोस लोगस का मतलब मैंने बताया, हैबिट की स्टडी करना, ठीक है ना। तो इसका मतलब वही हुआ कि डील्स विद स्टडी
स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, डील्स विद स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। बात वही हुई कि इथोस मतलब हैबिट, ठीक है ना, किसी की हैबिट, किसी भी एनिमल की हैबिट की स्टडी करना, यानी कि उसके बिहेवियर की स्टडी करना ही क्या कहलाता है, इथोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। अगर आप एनिमल बिहेवियर की स्टडी सबसे पहले कहाँ से होती है, एनिमल बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर, ठीक है ना, कि जो फर्स्ट स्टडी सबसे पहले इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, फर्स्ट स्टडी किसने किया था, ये बात अगर आपको जाननी हो तो आप मेरे साथ यहाँ लिखिए, साइंटिस्ट का नाम लिखिए। एक तो आपके हो जाएंगे कौन, गिलबर्ट वाइट, WHITE, कौन हो जाएंगे, गिलबर्ट वाइट, मैंने लिखा हुआ है GILBERT, गिलबर्ट वाइट। और एक और हो जाएंगे एंड चार्ल्स CHARLES लेरो, LEROY। तो ये दो लोग हैं, इनका नाम आप नोट करेंगे। एक तो आपके हो जाएंगे गिलबर्ट वाइट और दूसरे हो जाएंगे चार्ल्स लेरो, ठीक है ना, LEROY, ठीक है ना। ये 1720 से लेकर 1793 इनका टाइम पीरियड रहा है, किसका, गिलबर्ट वाइट का। और चार्ल्स लेरो का रहा है 1723 से 1789, ये इनका वर्किंग पीरियड रहा है, जिस पे इन्होंने एनिमल बिहेवियर के बारे में सबसे पहले स्टडी की थी। तो काफ़ी पहले स्टडी हो चुकी है, सन 1720 से लेकर 1793 यानी 1720 टू 1793 या फिर 1723 से 1789, वही टाइम पीरियड था जिसमें सबसे पहले जो है एनिमल बिहेवियर की स्टडी की गई थी। तो ये एनिमल बिहेवियर की पहली स्टडी गिलबर्ट वाइट और चार्ल्स लेरो ने किया था। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो इनकी जो स्टडी थी, अब ये स्टडी एक बहुत ज़्यादा साइंटिफिक वे में की गई स्टडी नहीं थी। इन्होंने शुरुआती इनिशियली स्टडी की थी और बाद में आगे चलकर एनिमल बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी की अगर बात की जाए तो मेरे साथ नोट करिएगा कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, नोट करिएगा, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। तो ये किया था चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन, आप सभी को पता है डार्विन के बारे में, एवोल्यूशन की थ्योरी लिखा था इन्होंने, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसको हम लोग भी पढ़ेंगे आगे। तो चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले एनिमल बिहेवियर का वैज्ञानिक अध्ययन किया, जंतु व्यवहार का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो स्टडी था वो किसने किया था, चार्ल्स डार्विन ने किया था, ठीक है ना। इनका टाइम पीरियड था 1809 से लेकर 1882 तक, 1809 से लेकर 1882, किसका, चार्ल्स डार्विन का। तो ये एनिमल बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने इसकी साइंटिफिक स्टडी की थी, इसलिए इनको फादर ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर भी कहा जाता है। किसको, चार्ल्स डार्विन को, ठीक है ना। ये बात लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या लिखेंगे, फादर ऑफ साइंटिफिक स्टडी, SCIENTIFIC, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, ठीक है ना। तो जंतु विज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन का पिता कौन है, चार्ल्स डार्विन है, फादर ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। नोट कर लीजिए इस बात को, महत्वपूर्ण, ठीक है ना।
दो तीन बुक डार्विन ने एनिमल बिहेवियर पे जो आपको जानना चाहिए, इनकी कुछ बुक का नाम। तो चार्ल्स डार्विन की कुछ बुक्स थी, दो बुक्स का मैं आपको नाम बताऊंगा, वो आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण बन सकता है प्रश्न आपसे एग्जाम में। तो एक तो चार्ल्स डार्विन की बुक है, उसका नाम है, नोट करेंगे, द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। नोट कर रहे हैं आप लोग ना, द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, नोट करिएगा, द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस इन मैन and other animals, man and other animals। ये एक डार्विन की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है एनिमल बिहेवियर पर, द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस इन मैन एंड अदर एनिमल्स। ठीक है ना, ये आई थी कब, 1873 में, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1873, ठीक है ना, 1873 में आई थी। एक तो बुक ये हो गई, और एक बुक और उनकी डार्विन की है एनिमल बिहेवियर पे, क्या नाम है उसका, आप लोग को दिख रहा होगा, दिख रहा है आप लोगों को, द डिसेंट, DESCENT, नोट करेंगे आप लोग, दिख रहा है आप लोगों को, हम बोल भी रहे हैं, हाँ, नोट करेंगे, द डिसेंट ऑफ मैन, the descent of man in relation to, RELATION, in relation to sex। बुक का नाम है डार्विन की, क्या नाम है, द डिसेंट ऑफ मैन इन रिलेशन टू सेक्स। पहली वाली का नाम द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस इन मैन एंड अदर एनिमल्स, ये आई थी 1873 में, और जो दूसरी वाली है द डिसेंट ऑफ मैन इन रिलेशन टू सेक्स, ठीक है ना, ये वाली बुक जो है इसका टाइम पीरियड था 1871, ठीक है ना, यहाँ लिख दे रहे हैं यहाँ पे 1871, 1871 में, और ये कब आई थी 1873, 1873 में, ठीक है ना, द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस इन मैन एंड अदर एनिमल्स। और दूसरी वाली बुक द डिसेंट ऑफ मैन इन रिलेशन टू सेक्स। ये दो बुक का नाम याद रखना है तुम लोगों को। हाँ, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और मॉडर्न में आते हैं, उसके बाद फिर क्या हुआ। तो हालांकि साइंटिफिक स्टडी सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने की, अब उस पर और ज़्यादा डिटेल स्टडी आगे चलकर टिनबर्जन नाम के साइंटिस्ट ने की। तो यहाँ तक पहले लिख लो, ऊपर वाला मैं हिस्ट्री में ही अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहली स्टडी गिलबर्ट ने और चार्ल्स लेरो ने किया था, फिर साइंटिफिक स्टडी जो है डार्विन ने किया एनिमल बिहेवियर की। अब एनिमल बिहेवियर के बारे में फर्दर जो स्टडी है, जो एक प्रॉपर स्टडी है जिसके लिए नोबेल दिया जा सकता है, वो स्टडी जो हुई वो हुई किसके द्वारा, निको टिनबर्जन के द्वारा, ठीक है ना। तो एनिमल बिहेवियर हाँ की जो सही स्टडी है, एनिमल बिहेवियर की एक तरह से क्या आप कह सकते हो कि सही परिप्रेक्ष्य में बात समझिएगा, सही तरीके से अगर सही परिप्रेक्ष्य में अध्ययन की बात की जाए, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक सही मैनर में अगर बात की जाए तो स्टडी जो होगी एनिमल बिहेवियर की स्टडी, वो करेंगे कौन, वो करेंगे टिनबर्जन, निको टिनबर्जन। तो एनिमल बिहेवियर की सही परिप्रेक्ष्य में अगर स्टडी की जाए तो साइंटिस्ट का नाम है निको, NIKO, निको टिनबर्जन। समझ रहे हैं इसको, इनका नाम नोट करिए। सही परिप्रेक्ष्य में आप लोग अपने वर्ड्स में लिखिएगा अपनी कॉपी में कि एनिमल बिहेवियर की प्रॉपर सही स्टडी जो है वो निको टिनबर्जन नाम इनका लिखिए। और कौन, कार्ल वॉन फ्रिश
निकोटीन वर्जिन, कार्ल वॉन फ्रिश और कौन, कोनार्ड लोरेंज, LORENZ, लोरेंज या लॉरेंज। ठीक है, 3 लोग हैं बेटा सॉरी, निकोटीन वर्जिन, कार्ल वॉन फ्रिश और कोनार्ड लोरेंज। ठीक है, निकोटीन वर्जिन, कार्ल वॉन फ्रिश और कोनार्ड लोरेंज, तो 3 लोग हैं। इन्होंने सही परिप्रेक्ष्य में स्टडी की, किसकी, एनिमल बिहेवियर की। ठीक है ना, और इसके लिए जो है आगे चलकर फिर नोबेल प्राइज़ भी मिला 1973 में इन लोगों को। इनको क्या मिला, नोबेल मिला, तीनों को ही नोबेल प्राइज़ दिया गया 1973 में। ठीक है ना, निकोटीन वर्जिन, कार्ल वॉन फ्रिश और कोनार्ड लोरेंज को। ठीक है ना, इसमें से निकोटीन वर्जिन को फादर ऑफ मॉडर्न इथोलॉजी, आधुनिक जंतु व्यवहार का जनक, किसको बोलेंगे, निकोटीन वर्जिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। हालांकि तीनों ही हैं, निकोटीन वर्जिन, कार्ल वॉन फ्रिश और कोनार्ड लोरेंज। फादर हमने जो बोला है मॉडर्न इथोलॉजी का, वो निकोटीन वर्जिन को बोला है। तीनों को ही नोबेल मिला था 1973 में, जहाँ तक ऐसा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखो, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। हम सभी लोग अपने आसपास के पर्यावरण से इंटरेक्ट करते हैं। हम सभी लोग आपस में भी एक दूसरे से इंटरेक्ट करते ही हैं, आपस में भी हम लोग एक दूसरे से क्रिया करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। और एक स्पीशीज़ के एनिमल्स दूसरी स्पीशीज़ के एनिमल्स से भी इंटरेक्ट करते हैं। सॉरी, देखो इंटरेक्शन कहाँ हो रहा है, एक तो इन्वायरमेंट से हो रहा है, दूसरा इंटरेक्शन हो रहा है हम आपस में, सेम स्पीशीज़ के हैं, वी आर ह्यूमंस, तो हम आपस में इंटरेक्शन करते हैं, या फिर एक स्पीशीज़ के मेंबर आपस में ही एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। तीसरा ये हो सकता है कि वो 2 अलग अलग स्पीशीज़ के मेंबर्स भी आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। इसी को हम एनिमल बिहेवियर कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? इसी को क्या बोलते हैं, एनिमल बिहेवियर। जो इंटरेक्शन है ना आपस में, इसी को हमने क्या बोला, एनिमल बिहेवियर। अब वो चाहे हमारा इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन है, चाहे हमारा एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है विद इन सेम स्पीशीज़, चाहे हम 2 डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में भी इंटरेक्शन देखते हैं, वो सब क्या है, एनिमल बिहेवियर। इस बात को अगर तुम लोगों को भूलने का डर हो तो नोट कर लेना, जो मैंने अभी को बोला है, इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना, मैं उसको बोल दिया हूँ तुम लोगों को। कुछ बातें मेरी जो बोलता हूँ उसको भी लिखा करो, अगर मैं उसको, हालांकि मैं सब कुछ लिखता हूँ लेकिन फिर भी। ठीक है ना, यहाँ तक की बात हो गई। दूसरी बात कि हालांकि एनिमल बिहेवियर एक रिसेंट ब्रांच है, अभी नवीनतम शाखा है जूलॉजी की, लेकिन इसी से रिलेटेड और भी कई सारी ब्रांच अब डेवलप हो रही हैं। एनिमल बिहेवियर ही उनका बेस है और उसी बेस से ही कुछ और ब्रांचेस को भी अब हम लोग ला रहे हैं, या फिर उनके बारे में भी अब धीरे धीरे मॉडर्न टाइम में स्टडी चालू हो गई है, उन ब्रांचेस को भी डेवलप किया गया है। तो ब्रांचेस एसोसिएटेड विद एनिमल बिहेवियर, यानी जंतु व्यवहार से संबंधित जो अन्य शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, उनको मैं आपको नोट करवाऊंगा, प्रश्न वहाँ से पूछा जा सकता है। तो ये तो नोट कर लिया सब कुछ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तुम लोग मन लगाकर इसी तरह से पढ़ते रहो और आगे देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारे एग्ज़ाम में सॉल्व होंगे। बस करना ये है कि इसी तरह से बढ़िया से पढ़ते रहना है। तो पूरा ही मैं ये तो नोट कर लिया होगा ना, निकोटीन वर्जिन, कार्ल वॉन फ्रिश और कोनार्ड लोरेंज। निकोटीन वर्जिन को फादर ऑफ मॉडर्न इथोलॉजी कहते हैं, है ना। अच्छा, अगली बात बेटा क्या कि हिंट डाला, ब्रांचेस एसोसिएटेड विद एनिमल बिहेवियर,
बिहेवियर, ठीक है। ब्रांचेस एसोसिएटेड विद एनिमल बिहेवियर, जंतु विज्ञान से संबंधित शाखाओं की बात की जाएगी। तो 10 सेकंड आप रुकिए, रिफिल कर लें इंक को, उसके बाद आगे आप लोगों को सारी ब्रांचेस से क्या क्वेश्चंस आते हैं उसको भी बता देते हैं, ठीक है। तो जंतु व्यवहार से संबंधित शाखाओं के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रांच इसमें है दैट इज़ इको इथोलॉजी। इको मतलब इकोलॉजी और उसी को इथोलॉजी के साथ मिक्स कर दिया गया। पहली ब्रांच का नाम है इको इथोलॉजी, नोट करेंगे सारे बच्चे। पहली ब्रांच का नाम बेटा फर्स्ट जो आपने जानना है दैट इज़ इको इथोलॉजी, रिलेशनशिप between behavior of species, relationship between behavior of a species and its environment, किसी जाति का उसके वातावरण के साथ संबंध। रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर ऑफ स्पीशीज, किसी भी एक जाति है, कोई एक स्पीशीज है, उसके व्यवहार और उसके पर्यावरण के बीच का जो रिलेशन है उसकी स्टडी हम कहाँ करते हैं, इको इथोलॉजी में करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर ऑफ स्पीशीज एंड इट्स इन्वायरमेंट, ठीक है। दूसरा है इथो फिजियोलॉजी, नोट करेंगे बच्चे। दूसरा बेटा मैंने क्या लिखा, इथोफिजियोलॉजी, मतलब इसको हम कह सकते हैं दैट इज बिहेवियोरल फिजियोलॉजी, बिहेवियोरल फिजियोलॉजी, ठीक है ना। इथोफिजियोलॉजी यानी कि बिहेवियोरल फिजियोलॉजी भी हम इसको कहते हैं, व्यवहारात्मक कार्य की। इसमें हम बिहेवियर का फिजियोलॉजिकल बेसिस की स्टडी करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, समझ रहे हैं बात को। जंतु व्यवहार का फिजियोलॉजिकल बेसिस पे स्टडी करना क्या कहलाएगा, इथोफिजियोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। तीसरा बेटा नोट करेंगे, जब हम एनिमल बिहेवियर को जोड़ते हैं जेनेटिक्स के साथ तो हमारा ब्रांच बनता है इथोजेनेटिक्स, इथोजेनेटिक्स। नेक्स्ट बेटा नोट करिएगा इथोजेनेटिक्स। इसमें हम एनिमल बिहेवियर को जेनेटिक बेसिस पर स्टडी करते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि इथोजेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर, जिसमें क्या होता है, वी स्टडी अबाउट जेनेटिक बेसिस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का आनुवंशिकी आधार पर, जंतु व्यवहार का आनुवंशिकी आधार पर अध्ययन करना, दैट इज जेनेटिक बेसिस ऑफ बिहेवियर, ठीक है ना। ये आपका क्या कहलाएगा, इकोलॉजी कहलाएगा। अगला जो आपका हो जाएगा दैट इज, जब हम इसको नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करते हैं बिहेवियर को, तो न्यूरोलॉजी नोट करेंगे। अगला न्यूरोलॉजी, इसमें हम क्या करते हैं, हम देखते हैं बिहेवियर में, किसी एनिमल के बिहेवियर में उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या रोल होता है, कैसे वो उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो रोल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड
जो हमारी बॉडी के और सेंसरी ऑर्गन्स है, जो हमारे रिसेप्टर्स है, एंड सेंसरी प्रोसेस, नोट करेंगे, रोल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी प्रोसेस इन एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर मतलब बेटा क्या हो गया कि संवेदी क्रियाओं और CNS का जंतु व्यवहार में क्या भूमिका है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, जंतु के व्यवहार में उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और उसके जो सेंसरी प्रोसेसेस हैं बॉडी के, जो संवेदी क्रियाएं हैं, उनकी क्या रोल है, उनकी क्या भूमिका है, उसकी स्टडी करना ईथोन्यूरोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना। अब हम हार्मोन्स को भी देखते हैं। तो अगला हमारा जो बनेगा नेक्स्ट ब्रांच 5, आप सभी लोग नोट करेंगे, डेट इज ईथो एंडोक्राइनोलॉजी। ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखो हम लोगों के अंदर एनिमल्स में हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स का भी कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है बिहेवियर के साथ में हमारे। तो ईथो एंडोक्राइनोलॉजी में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ रिलेशन, समझ रहे ना, संबंधों का अध्ययन, स्टडी ऑफ रिलेशन या रिलेशनशिप बिटवीन दिख रहा है ना आप लोगों को, नहीं दिख रहा है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हार्मोन्स, जो बॉडी में हमारे हार्मोन्स होते हैं वो, एंड बिहेवियर BEHAVIOUR। ठीक है ना, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हार्मोन्स एंड बिहेवियर, ठीक है ना, मतलब कि क्या कर रहे हैं, एनिमल बिहेवियर और हार्मोन्स के बीच का क्या संबंध है, इसका स्टडी किया जा रहा है। ठीक है ना। इतनी सारी ब्रांच 5 हो गई, एक ब्रांच और है, उसको भी नोट कर लेते हैं ऊपर सबसे, और वो सबसे ज़्यादा रिसेंट वाली ब्रांच है जिसमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी किया जाता है। तो दैट इज़ ह्यूमन ईथोलॉजी। बात समझिएगा, ह्यूमन ईथोलॉजी का मतलब जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहली बात तो ये मोस्ट रिसेंट ब्रांच है, नोट करिए, अभी हाल ही में मोस्ट रीसेंट, नवीनतम शाखा, मोस्ट रीसेंट क्या है, ब्रांच है किसकी, एक तरह से ईथोलॉजी की। कौन, ह्यूमन ईथोलॉजी की बात की जा रही है। ठीक है ना। इसमें क्या किया जाएगा, स्टडी ऑफ, क्या करेंगे, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन मानव के व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक है ना, क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ह्यूमन ईथोलॉजी। तो बेटा ये टोटल 6 ब्रांचेस मैंने आप लोग को बताई। पहली बेटा बताई इको ईथोलॉजी, इसमें हम लोग एनिमल बिहेवियर को देखते हैं कि कोई भी एक स्पीशीज़ जो होती है, उस स्पीशीज़ का बिहेवियर और उसका जो इन्वायरमेंट है उसके बीच का जो रिलेशन है उसकी स्टडी करना आता है इको ईथोलॉजी में। ईथोफिजियोलॉजी में हम फिजियोलॉजिकल बेसिस पे एनिमल बिहेवियर की स्टडी करते हैं। ईथोजेनेटिक्स में हम जेनेटिकल बेसिस पे क्या करते हैं, बिहेवियर की स्टडी करते हैं कि बिहेवियर और जेनेटिक्स का आपस में कोई रोल है क्या, कि जो कोई बिहेवियर किसी एक जनरेशन में था तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी वो बिहेवियर जाएगा या कितना जाएगा, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारी ईथोजेनेटिक्स में आती है। ईथोन्यूरोलॉजी में हम देखते हैं कि हम जो बिहेवियर करते हैं, कोई एनिमल जो बिहेवियर करता है तो उसके बिहेवियरल प्रोसेस में उसके ब्रेन यानी उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जो उसके बॉडी के जो रिसेप्टर्स हैं, जो उसके सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उनके जो प्रोसेसेस हैं, सेंसरी प्रोसेसेस, उनका क्या रोल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईथोन्यूरोलॉजी कहते हैं। ईथो एंडोक्राइनोलॉजी में हम लोग
बिहेवियर को का हार्मोन्स के साथ क्या रिलेशनशिप, हमारी बॉडी में हार्मोन्स भी होते हैं, एनिमल्स की बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, तो हार्मोन्स और उनके बिहेवियर के बीच के जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी करना इथोएंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। और लास्ट में आता है ह्यूमन इथोलॉजी, मोस्ट रिसेंट ब्रांच है इथोलॉजी के, इसमें हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। और ह्यूमन में कौन आता है, हम आप सब लोग ह्यूमन हैं, तो हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमन इथोलॉजी बोलेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो मैंने इतना बढ़ा दिया, अब मैं आपको पढ़ाऊँगा टाइप्स ऑफ एनिमल बिहेवियर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक की क्लास आज के लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनिमल बिहेवियर के बारे में। मेहनत से पढ़ाई करिए इसी तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।